प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, समास। इस वीडियो के माध्यम से समास से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिटेल से वर्णन किया गया है। सो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बता दूं कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप करना, जिसका तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण से, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। कम से कम दो शब्दों में से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य लक्ष्य होता है। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल के द्वारा हम चीज को समझ सकते हैं कि रसोई के लिए घर, यानी कि दो या दो से अधिक। ऊपर क्या बताया गया यहाँ पे कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि दो या दो से अधिक, यानी इसमें रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए जो घर है, हम इसको क्या किए कि शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं रसोई घर। इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी जो चीज हम रसोई के लिए घर का यूज करते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसका एक बृहत रूप हो गया। और हमने ऊपर ही क्या बताया है कि संक्षिप्त या संक्षेपण ही क्या होता है? इसका मुख्य आशय होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का प्रयोग संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया जाता है। इसके अलावा जर्मन भाषाओं में भी इसका उपयोग होता है। समासिक शब्द अथवा पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना ही विग्रह कहलाता है। समास विग्रह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि समास विग्रह क्या होता है। सरल भाषा में समास को पहचानने का यह एक छोटा सा एक ट्रिक है। ये छोटा सा एक ट्रिक है कि हम सरल भाषा में हम समास को कैसे पहचान सकते हैं। सॉरी, ये छूट गया, ये वाला भी है, ठीक है। तो पूर्व पद, ठीक है। पूर्व पद का मतलब सबसे पहले मैं बता दूं कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी समास में दो इम्पोर्टेंट उसमें पार्ट्स होते हैं। तो जो पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्व पद, और जो उसके बाद वाले जो हिस्सा आता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। जैसे कि इस वाले में हम समझ सकते हैं कि रसोई के लिए घर, तो रसोई क्या हो जाएगा? रसोई जो हो जाएगा पूर्व पद और घर जो हो जाएगा उत्तर पद। समझ में आया? तो इसको जो है समास को सिंपल से तरीके में समझने का एक छोटा सा एक ट्रिक दिया हुआ है, जिसको आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे कि अव्ययी भाव समास होता है, तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला इसका जो पद होता है सिर्फ वही प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास और तत्पुरुष क्रमधारय एवं द्विगु समास, तत्पुरुष क्रमधारय एवं द्विगु समास का जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है। समझ में आया? अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष क्रमधारय व द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन यहाँ पे जो है द्वंद्व समास, कौन सा समास है? द्वंद्व समास जो है, तो द्वंद्व समास में जो है दोनों के दोनों पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। यानी कि हम इसमें द और द दोनों को क्या किए? जोड़ दिए, तो क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। इसलिए इसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों ही पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रधान का मतलब, इसका मतलब होता है मुख्य होता है, जिसका अस्तित्व बरकरार रहता है। उसके बाद का है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में भी जो होता है दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन इससे होता है क्या कि इसका कोई एक अन्य तीसरा अर्थ निकलता है। यानी बहुब्रीहि समास यहाँ पे लिखा है कि इसमें कोई तीसरा अर्थ जो होता है प्रधान होता है। पद तो दोनों ही प्रधान होते हैं, लेकिन इस दोनों को जब हम जोड़ते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो इससे जो तीसरा अर्थ होता है हम उस तीसरे अर्थ को ही प्रधानता देते हैं। आगे जानते हैं कि समास से मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम आपको सामने यहाँ पे लिखा गया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास,
क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इन 6 समास के नाम को आप सभी याद रख लेंगे। और इसमें जो है कि आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, ये कोई जरूर नहीं है कि पहला जो होगा अव्ययीभाव समास से होगा, दूसरा तत्पुरुष समास से होगा। आप इसको नंबरिंग को चेंज भी कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे जो दिया हुआ है तो अव्ययीभाव समास, तो अव्ययीभाव समास का जो है इसका पूर्व पद प्रधान होता है। ऊपर भी हमने पढ़ा है कि कौन कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो हमने यहाँ पे बताया भी था कि अव्ययीभाव समास जो होता है इसका पूर्व पद प्रधान होता है। सेम चीज को नीचे भी पढ़ना है हमें कि अव्ययीभाव समास जो होता है इसका पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, क्रमधारय समास का दोनों पद प्रधान होता है और द्विगु समास का पहला संख संख्यावाचक होता है। पहला संख संख्यावाचक जो कि हम नीचे बताएंगे। जब इन सभी समास के बारे में बारी बारी से डिटेल्स बताया जाएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि संख्यावाचक का मतलब क्या वहाँ बताया गया, यानी कि मतलब उसमें 2, 4, 6, 5, 3, यानी कि जैसे कि गिनती पढ़े ही होते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2 नहीं पढ़ना है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे कि पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया, सप्तऋषि हो गया। इस तरह का जो रिलेटेड जो है वर्ड होगा आपको नीचे मिलेगा। सो हम इसको नीचे स्क्रॉल करके हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर दोनों शब्द के बीच एक योजक चिन्ह, यानी कि जैसे कि अगर हमें लिखना है क्या, माता पिता, ठीक है, तो माता पिता लिखते समय हम बीच में क्या देते हैं, एक योजक चिन्ह देते हैं। समझ में आया? माता पिता लिखते समय बीच में जो योजक चिन्ह देते हैं, यही क्या होता है कि द्वंद्व समास का एक पहचान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास का यह पहचान होता है। नेक्स्ट हमारा है बहुब्रीहि समास। किसी तीसरे शब्द की प्रतीति होती है, सॉरी यहाँ प्रतीति गलत है, प्रतीत होता है, यानी कि जो कि उसको शो करता है। तो दोनों के इसमें क्या बताया गया ऊपर कि इसके दोनों पद ही प्रधान होते हैं, लेकिन हम इसका सेंस किससे लगाते हैं, जब इससे तीसरा पद निकलता है तब हम वहां पे इसका सेंस लगाते हैं। समास की संपूर्ण जानकारी को समझने के लिए यहाँ पे इसके 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जैसे कि समासिक शब्द कहते हैं, और उसका दूसरा जो होता है समास विग्रह होता है। समासिक शब्द, समास विग्रह और पूर्व पद, उत्तर पद की जानकारी आपको नीचे मिलेगा। उसके बाद आपको समास के भेद की विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे क्या कि समासिक शब्द क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि समास विग्रह क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इससे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, जैसे कि राजपुत्र। हमने ऊपर बताया क्या कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अगर हम इस चीज को लिखते हैं कि राजा का पुत्र, तो ये जो हो गया ये समास का विग्रह हो गया। लेकिन इसी को जो शॉर्ट नेम लिख दिया गया कि राजपुत्र, तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा समासिक शब्द कहलाएगा। इसको हम कहेंगे समासिक शब्द। लेकिन समास विग्रह में क्या होता है, समास विग्रह में कि समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी समासिक शब्दों के बीच क्या छिपा हुआ है उसको स्पष्ट रूप से शो करना, लिखना, बतलाना, किसी से कहना, किसी को दिखाना, क्या होता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इन सभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि राजपुत्र, ऊपर भी मैंने लिखा राजा का पुत्र। राजपुत्र से किसका अर्थ प्राप्त हो रहा है, राजा का पुत्र से। देशवासी, देशवासी से हम क्या समझते हैं, देश के वासी। हिमालय का क्या मतलब होता है, हिम का आलय। तो इसी प्रकार जो होता है पूर्व पद और उत्तर पद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, तो आशा करते हैं कि शायद समझ में आ गया होगा। यानी कि किसी भी समास विग्रह करने में अगर पहले जो वर्ड आता है उसे हम कहते हैं पूर्व पद, और उसके लास्ट में जो आता है शब्द उसे हम कहते हैं उत्तर पद।
और जब हम इस दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद एक तीसरा शब्द बनाते हैं, इन दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद हम तीसरा शब्द बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं समासिक शब्द। क्या कहते हैं? समासिक शब्द। और जब समासिक शब्द जो होता है, जब हम इसको तोड़ करके इसके संबंधों को स्पष्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं समास विग्रह। ओके, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। ये आपको अच्छी तरह से बता दिया गया है। जैसे गंगा जल, जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें गंगा जो है पूर्व पद है और जल जो है उत्तर पद है। ऊपर भी बताए हैं कि जो वर्ड पहले आएगा उसे हम पूर्व पद कहेंगे और जो बाद में आएगा उसे हम उत्तर पद कहेंगे। अब जो है समास के भेद के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, सभी के बारी बारी से। तो आपको बताया गया था कि समास कितने भेद होते हैं बच्चों। तो समास कितने भेद होते हैं? टोटल 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला हमें पढ़ना है अव्ययी भाव समास। जिस समासिक पद का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो तथा समासिक पद अव्यय हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। इस समास में समूचा यानी कि संपूर्ण पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि प्रतिदिन, आमरण, यथासंभव, और इसके अलावा भी कुछ नीचे इसके एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि प्रतिकूल। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, तो क्या बताएंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि यह समास विग्रह है या समासिक शब्द है, तो क्या बताएंगे? आशा करते हैं कि ऊपर जो समझाया गया है उसके अनुसार आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है ये कहलाएगा आपका समास विग्रह और इसे कहेंगे हम समासिक शब्द। तो उस प्रकार से इन सभी हम एग्जाम्पल्स को बारी बारी से इस चीज को समझ सकते हैं कि आ धन जन्म क्या हो जाएगा? आ जन्म, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, यथा धन संभव, यथासंभव, अनुधन रूप, अनुरूप। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद अथवा अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः, यहाँ पे प्रायः जो है गलत लिखा गया है, ऐसे शब्दों में प्रायः प्रथम पद विशेषण। आपको पता है कि विशेषण क्या होता है? ठीक है, यानी कि आप पिछले क्लास में विशेषण और विशेष्य को अच्छी ढंग से पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी को इसके बारे में जानकारी नहीं है या भूल गया है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होते हैं। द्वितीय पद के विशेष होने के कारण समास में इनकी प्रधानता होती है। ऐसे समास 3 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष, क्रमधार्य तथा द्विगु समास। तत्पुरुष, क्रमधार्य तथा द्विगु समास मतलब प्राचीन समय में अर्थात पुराने समय में इन तीनों को एक ही में रखा गया था। इन तीनों को एक ही में रखा गया था, तो उस समय सिर्फ समास के 4 भेदों के ही बारे में पढ़ना था। लेकिन आधुनिक ग्रामर के अनुसार इनमें से क्रमधार्य तथा द्विगु को अलग कर दिया गया है। इसलिए समास की कुल संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। प्यारे बच्चों, हम इसको इस वीडियो में हम पूरी तरह से डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसको बारी बारी से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए इसको हम अगले वीडियो में, या नहीं तो किसी बच्चों को अगर इसके बारे में जानना है तो आप मुझसे एक्स्ट्रा क्लास में जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच का कारक चिन्ह जो होता है लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाने का मतलब क्या होता है? अर्थात छिप जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है राजा का कुमार, जिसका
एक छोटा सा रूप क्या होगा, राजकुमार। यहाँ पे देखेंगे कि बीच में जो दिया हुआ है का जो शब्द है यहाँ पे, वो जो है इस वाले शब्द में लुप्त हो गया है। नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे धर्म का ग्रंथ क्या हो गया, धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला क्या होगा, रचनाकार होगा। यानी कि जो बताया गया कि तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है, यानी कि यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है, का है, इसमें भी क्या है, का है, ठीक है। और इसमें क्या है, रचना को करने वाला, तो का और को, यानी कि का को ऐसे याद नहीं करना इसको, यानी कि पहले वाले का इसमें गायब है, इस वाले में भी का आ रहा है कारक चिन्ह, तो भी गायब है। इसमें कारक चिन्ह को आ रहा है, तो यानी कि रचनाकार में एक कारक चिन्ह गायब है। तो एक कंडीशन किस समास में होता है, तत्पुरुष समास में। किस में होता है, तत्पुरुष समास में। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा इसका क्रमधार्य समास। मतलब जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेषण भाव को प्राप्त होते हो, उनके लिंग वचन भी समान हो, वहां क्रमधार्य समास होता है। एक बार और बता रहे हैं, जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो, समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेष और विशेषण भाव को प्राप्त होते हैं, उनके लिंग वचन भी समान हो, वहां क्रमधार्य समास होता है। नीचे हम देखेंगे क्या कि क्रमधार्य समास को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणोभय पद तथा लास्ट है विशेषणोभय पद। आसानी से समझे तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद का मतलब बाद का पद प्रधान हो, तथा पूर्व व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। पहला व बाद का पद दोनों प्रधान हो और उपमान उपमेय या विशेषण विशेष से संबंध हो, उसे क्या कहेंगे, क्रमधारय समास कहेंगे। जैसे कि नीचे की हम एग्जाम्पल से इस चीज को समझ सकते हैं। पहला है अधमरा, यानी इसको क्या बनाएंगे, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनाएंगे, आधा है जो मरा उसे क्या कहेंगे, अधमरा। इस चीज को प्यारे बच्चों, इस चीज को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट में इस सभी के सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप इसको अच्छी ढंग से या तो कॉपी में लिख लें या नहीं तो वीडियो को रोक करके आप इस चीज को याद कर लेंगे, ताकि होने वाले टेस्ट में आपको ज्यादा सुविधा हो। मृगनयनी, मृग के समान जिसका नयन हो उसे मृगनयनी कहेंगे। विद्या रत्न, विद्या ही क्या है, रत्न है। चंद्रबदन, चंद्र के समान मुख हो जिसका, उसे क्या कहेंगे, चंद्रबदन कहेंगे। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है उसे श्याम सुंदर कहेंगे। उस प्रकार से नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दिया गया है, आप इन सभी एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और इसकी भावना, इसके सेंस को समझ करके हो सके तो एक इसका नोट्स तैयार कर लेंगे। अब आता है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक हो। पहले बताएं क्या कि संख्यावाचक, हम नीचे के टॉपिक में इसको एक्सप्लेन करेंगे। संख्यावाचक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि नवरात्रि, तो नवरात्रियों का समूह, यानी 9 तो क्या हो रहा है, एक संख्या को इंडिकेट कर रहा है, गिनती की एक संख्या है 9। यहाँ पे सप्तऋषि, तो सप्त किसको इंडिकेट कर रहा है, 7 को, ठीक है। सप्तऋषि जिसका समास विग्रह क्या हो गया, 7 ऋषियों का समूह।
पंचमणि, तो पंच किसको इंडिकेट कर रहा है, गिनती की कौन सी संख्या, 5 को इंडिकेट कर रहा है। त्रिनेत्र, त्रि किसको कर रहा है, 3 को। यानी जिसमें आपको इसको पहचानने का सबसे एक आसान तरीका है क्या, जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद जो हो संख्यावाचक हो, जिसको पढ़ने के बाद पहले संख्या दिखाई दे, वो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबसे आसान अगर कोई समास है तो है द्विगु समास, क्योंकि उसका पूर्व पद पहला पद जब अगर गिनती की कोई संख्या आता है उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी दिया हुआ है एग्जाम्पल्स। तिरंगा, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, त्रिकोण, तीनों कोणों का जो समाहार हो उन्हें क्या कहेंगे, त्रिकोण कहेंगे। पंचमेवा, 5 फलों का समाहार, उन्हें पंचमेवा कहेंगे। सो आप इन सभी शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ करके समझ जाएंगे। नवग्रह, त्रिभुवन, तिमाही, चतुर्वेदी, त्रिलोक, यानी कि इन सभी के पहला जो है पूर्व पद जो है उनमें सभी के क्या रहा है, गिनती की संख्या रहा। चौराहा, चौराहा का मतलब 4, त्रिलोक, त्रिलोक का मतलब 3, त्रिभुवन 3, नौ का मतलब 9, नवग्रह यानी कि 9, तिमाही यानी कि पहले क्या रहा है 3, 3 माह का समाहार, चतुर्वेदी यानी कि 4, 4 वेदों का समाहार, यानी कि जिसमें गिनती की संख्या शो करता हो उसे कौन सा समास कहेंगे, द्विगु समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। इसमें आपको बस 2 से 3 शब्दों को याद करना है और उस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है, और ये बहुत ही एकदम इजी, और इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे उसको आप बेधड़क के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप आसानी से उसको बना सकते हैं। द्वंद्व समास, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। द्वंद्व समास जिस समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास जिस समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होता है। मैंने पहले ही बताया है कि द्वंद्व जिसके दोनों पद में क्या रहा है, दो और दो। ठीक है, बीच में भी क्या बताए थे, एक योजक चिन्ह बताए थे। याद है कि भूल गए, शायद याद है। आगे बढ़ते हैं। तो दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं, क्या क्या आएगा, और, अथवा और एवं इत्यादि लगा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। और द्वंद्व समास का भी क्या है, 3 भेद है। पहला इत्यत्र द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। आप सभी इसको याद कर लेंगे कि द्वंद्व समास के कितने भाग हैं। तो द्वंद्व समास को 3 भेद है, इत्यत्र द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो खैर इससे हमें अभी यहाँ पे मतलब नहीं है। हम अभी यहाँ पे समझेंगे क्या कि द्वंद्व समास से क्या है और इसको हम कैसे समझेंगे। अगर हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम उस चीज को कैसे बना पाएंगे। नीचे के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे दिया है अनजल, अनजल। तो ये क्या हो गया कि इसमें इस समास में क्या बताया गया है कि दोनों के दोनों ही पद क्या होता है, प्रधान होता है। यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। लेकिन इसको पहचानने का तरीका क्या है कि इसके बीच में क्या आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, तथा आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, एवं आना चाहिए। ऊपर हमने आपको बताया था। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि जिस समास के बीच में मध्यांतर में अगर ये तीनों में से कोई एक वर्ड आता है तो कौन सा समास कहलाएगा, तो समास कहलाएगा द्वंद्व समास। याद रहेगा। इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अनजल, अन और जल, क्या इसको समझ सकते हैं, अनजल, अन और जल। नदी नाले, नदी और नाले। धन दौलत, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है धन दौलत ही दे दिया है, क्योंकि धन और दौलत भी कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मारपीट,
तो मार और पीट, यानी कि मार पीट में क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है कि ये भी होंगे, ये सबको पता है कि मारपीट में क्या होता है। तो इसमें जो है कि अभी हम यहाँ पे मारपीट नहीं करा रहे हैं, ठीक है, मारपीट करना भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें समझना है क्या, द्वंद्व समास। कौन सा समास समझना है, द्वंद्व समास। और इस समास को समझने का एक जो शॉर्टकट ट्रिक किया है कि दो शब्दों के बीच में, यानी कि दोनों के दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और उसके बीच में एक योजक चिन्ह, ऐसे घटाव का चिन्ह अगर दिया हो तो कौन सा समास होगा बच्चों, द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। याद रहेगा, याद रहेगा, ओके। तो इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, आप सभी इन सभी के एग्जाम्पल्स को पढ़ लेंगे। और मैं पहले भी बताया क्या कि आप इस एग्जाम्पल को पढ़ करके हो सके तो अपने नोटबुक में लिख भी लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड टेस्ट होने वाला है और उस टेस्ट में ये सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। हो सकता है कि इसमें कोई चेंजिंग हो जाए। अगर आपको कोई टॉपिक कभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास यानी कि जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं बाबू, बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इसमें भी ध्यान रखना है क्या कि दोनों पद क्या होता है, सॉरी, जिस पद में कोई पद प्रधान न होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। अर्थात बहुब्रीहि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उससे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी दोनों के दो शब्द दिया हुआ है लेकिन उन दोनों शब्दों से, दोनों पद से हमें कोई मतलब नहीं है। तीसरा पद जो हमें इंडिकेट कराता है, तीसरा पद जो हमें दिखाई देता है, उसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। बेधड़क उसको बोल देना है कि जब दो पद मिले, एक और प्लस दो, एक और दो, जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो जो तीसरा जो हमें शब्द मिलेगा वो शब्द क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। किसी भी तरह से कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। नीचे के कुछ एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, उस एग्जाम्पल से शायद हो सकता है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता है, फिर भी कोई समस्या है, तो मैं तो हूं, मैं कहीं गया नहीं। किसी शब्द में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बेधड़क पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, नीलकंठ। तो इसका जो हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। तो किसको हम नीलकंठ कहते हैं, अब किसी को तो नहीं कह देंगे कि फलाना नीलकंठ है, इस गांव के सारे बच्चे नीलकंठ है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नीलकंठ किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं। क्या नाम है इसका जी, शिव को। पता है, जिसको नहीं पता है जान लो बाबू कि नीलकंठ किसे कहते हैं, शिव को कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी भैंस को कह दें, किसी बैल को कह दें, किसी इंसान को कह दें, क्योंकि यह किसी साधारण व्यक्ति वस्तुओं के उपयोग के लिए नहीं बना है। ये एक विशेष व्यक्ति के लिए ही इस वर्ड का निर्माण हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तीसरे शब्द की ओर इंडिकेट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कौन सा समास होगा, बताइए बताइए कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट जो है चतुरानन, ठीक है, यानी कि आनन, चतुरानन। जब हम इसका समास का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार है आनन जिसके, तो आनन का मतलब होता है भुजा, आनन का मतलब भुजा होता है। तो चार भुजा किसका था, किसका था बाबू, किसको घेर रहे हैं, तो चार भुजा किसका था, ब्रह्मा का था।
तो क्या हो जाएगा, कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। यानी कि जिसके दोनों पद जो है प्रधान नहीं है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कौन सा अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ। कौन सा अर्थ, तीसरा, किसी अन्य दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो वैसे वर्ड को, वैसे शब्द को हम कौन सा समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास। दिमाग में रख लेना है, कौन सा समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। चक्रपाणी, चक्र, चक्र है पाणी में जिसके, यानी कौन है जी, पाणी का मतलब जो क्या होता है, किसके हाथ में चक्र था, पानी के अंदर जो सांप के ऊपर बैठे हुए थे, भगवान विष्णु। कौन थे, विष्णु। तो ये जो शब्द है किसके लिए यूज किया गया, चक्रपाणी किसके लिए यूज किया गया, तो इस विष्णु के लिए। विष्णु को हम क्या कह सकते हैं, चक्रपाणी। तो समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि। उसके बाद चतुर्भुज, तो चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात ये सेम हो जाएगा क्या, चक्रपाणी चतुर्भुज किसको कहते हैं, एक ही व्यक्ति को कहते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति का अलग अलग नाम होता है, दो दो नाम होता है, घर का कुछ और नाम होता है, स्कूल का कुछ और नाम होता है, ऑफिस का कुछ और नाम होता है, ये आप सभी को पता भी है, होगा भी, खैर उससे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं। पंकज, पंक में जो पैदा हुआ हो, पंक का मतलब कीचड़, ठीक है। तब कीचड़ में कौन पैदा होता है, बहुत सुंदर सा सब, कमल, है ना, कहाँ होता है, कीचड़ में होता है। इसको ले जाकर के हम घी, डलडा, सोयाबीन, मक्खन में, मटन में लगा देंगे, नहीं होने वाला है। ये जब भी होगा तो कहाँ होगा, पंक में, यानी कि कीचड़ में होने वाला है। नीचे बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है बाबू, आप इन सभी एग्जाम्पल्स को बारी बारी से पढ़ करके और अच्छे ढंग से समझ लेंगे। और एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि आप हो सके तो इसको आप नोट्स में लिख लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड ही क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। प्यारे स्टूडेंट, अगर अभी आपको कोई टॉपिक्स, कोई शब्द में किसी भी तरह का कोई समस्या है, तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं, उसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है। आज का वीडियो इतना ही तक। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।